अस्सलाम वालेकुम क्लास, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। रिसर्च प्रोसेस क्या होती है, उसकी पूरी प्रोसेस को जरा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, देन वी मूव ऑन टू द रिसर्च प्रोसेस। सो रिसर्च प्रोसेस कैन बी viewed as a series of steps observed in research. These steps are combined in some researches. However, the following are the 10 steps in the process of the research. Establishing the need of marketing research, हमें नीड आइडेंटिफाई करनी है, हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि हम किस इशू के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं रिसर्च, तो इसकी नीड क्या है। देन वी डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इसको डिफाइन किया जाए। देन वी एस्टैब्लिश रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को लाइक डिफाइन कर रहे हैं कि हम इससे अचीव क्या करना चाहते हैं, रिसर्च करने में हमें क्या पता चलेगा। देन वी फॉर्मुलेट द रिसर्च डिजाइन, कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस तरह का रिसर्च का डिजाइन होना चाहिए, क्या क्या करना है हमें। वी डिटरमिन द टाइप एंड सोर्सेज ऑफ डाटा, कि हमें किस तरह का डाटा चाहिए और किस सोर्स से कलेक्ट करना है। डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च डिजाइन हमें उसको डिसाइड करना होगा। देन वी डिटरमिन द सैंपल साइज एंड सेलेक्ट द सैंपल, कि हमारा सैंपल साइज कितना होना चाहिए, और फिर हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं एक्चुअली कि क्या एक्चुअल सैंपल हमने सेलेक्ट किया है। या हम करेंगे, या फिर हम ये भी देखना चाहते हैं कि हम डिजाइन क्या करेंगे, उसका हमारे जो क्वेश्चनर है, ये इंस्ट्रूमेंट है उसका, और उसकी डाटा कलेक्शन किस तरह से करेंगे, उस सारे का काम हम करेंगे। Then we actually go and collect data from our selected sample, and then we analyze that data, and then we prepare and present our research results, जिसकी बेसिस के ऊपर मार्केटिंग के डिसीजंस किए जा रहे थे। ये एक्शन बेस्ड रिसर्च है, ये एक्चुअली यूज होगी टू टेक सम एक्शन, टू मेक सम डिसीजंस in an organization. Let us understand that generally the steps are followed in the above sequence, but it may not be followed in the exact order as given above. The research may move back and forth as he or she discovers new things in the process of the research. Let us discuss these steps in a brief detail. Now, establishing the need for marketing research. The first thing is कि हम need establish करेंगे कि marketing research क्यों करने की ज़रूरत है। ये establish करना हमारे लिए बहुत important है, और हम अभी शुरू से अब तक किसी को propose करें कि there is a reason कि हम marketing research करते हैं, उसकी एक मेजर वजह होती है कि हम उसमें कोई need है जिस वजह से वो research करें। हमने कोई decision करना है, उसके लिए हमें कोई information चाहिए, या हमें कोई product design करना है, उसके लिए हमें कोई information चाहिए। हमें हर stage पर चाहिए होती है, लेकिन हमें क्यों करने जा रहे हैं, हम need को identify कर लेंगे। The research is always undertaken when there is need for information to solve a specific marketing problem. That is, when a marketing manager needs some information to facilitate a marketing decision, there is a management dilemma, a problem, or an opportunity which needs to be assessed before establishing objectives for that opportunity. For example, decline in the shares of the market is a problem. Operating a fast food restaurant where there is already no one within a radius of 3 kilometers is an opportunity. Then marketing research could be conducted in both the situations, and there is genuine need for information to make necessary decisions. A good monitoring system can establish, again इस केस के अंदर भी, कि अगर 3 किलोमीटर तक कोई और रेस्टोरेंट नहीं है, तो हम पहले ये देख लें कि कोई और वजह तो नहीं जिस वजह से नहीं है, लोगों ने बंद कर दिए हों, या यहाँ चलता ना हो, यहाँ एक स्पेसिफिक टाइप का फूड चलता हो, तो हम उसके लिए भी रिसर्च करने की जरूरत है। ये भी एक प्रॉब्लम है, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। हम यहाँ नया रिसर्च खोलेंगे तो हमें चले भी सही, कल को बंद ना हो जाए। Then a good monitoring system can establish the need for marketing research, such as monitoring system brings operating information to the management. A good monitoring system will alert the marketing manager about the problems that can be tackled with the help of marketing research. The system will will inform the marketing managers about the challenges that are occurring in the environment, the performance of the sales force, and the competitive moves. If the information is readily available, there is no need to do marketing research. Due to use of information technology, much of the right information is readily available through databases or websites to the decision makers. Likewise, when there is no enough time for marketing research due to the competitive pressure or some other reason, this does not justify undertaking marketing research. Similarly, if sufficient funds are not available, research cannot be undertaken, or when cost of doing marketing research overweighs the benefits, it is quite unwise to do a marketing research. Marketing research should be considered only on justifiable grounds. When there is a genuine need, marketing research should be avoided if information needed is already available. तो फिर उसको करने की ज़रूरत नहीं है। Then if when time is an enemy and time is short, और अगर आप
कि डेडलाइन है और आप मार्केटिंग रिसर्च करने जाएंगे तो वो डेडलाइन से पहले आपको रिसर्च के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इन दैट केस देयर इज नो नीड फॉर द मार्केटिंग रिसर्च। आप अपने बेस्ट केसेस के ऊपर या पास्ट रिसर्च की बेसिस के ऊपर अपने डिसीजंस कर सकते हैं या सेकेंडरी सोर्सेज यूज कर सकते हैं। एंड स्पेशली व्हेन फंडिंग इज नॉट अवेलेबल, तो इस केस के अंदर मार्केटिंग रिसर्च आप करेंगे कैसे जब फंडिंग अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। सो इट्स इम्पॉसिबल टू डू अ मार्केटिंग रिसर्च इन दैट केस, ठीक है। सो इन दैट केस आल्सो मार्केटिंग रिसर्च करना इम्पॉसिबल है। When cost of doing research outweighs the benefits which will accrue is not a good alternative or option, because आपकी cost ज़्यादा लग जाएगी और आपको जो उसका benefit मिलना है वो कम है। लाइक आपने वही जब जो हमने एग्जांपल अभी दी थी कि 3 मिलियन आपने स्पेंड कर दिया मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर और उस पूरे प्रोजेक्ट को मार्केटिंग कैंपेन से आपको जो बेनिफिट हुआ वो 2 मिलियन का हुआ, तो उल्टा 1 मिलियन आपने एक्स्ट्रा स्पेंड कर दिया उस मार्केटिंग रिसर्च ने आपको कुछ दिया नहीं, तो दैट मेक्स नो सेंस टू डू द मार्केटिंग रिसर्च। नेक्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहते हैं कि हम किस प्रॉब्लम को एड्रेस करने जा रहे हैं। सो डिफाइनिंग द मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। इट इज वेरी ट्रू टू से अ प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज हाफ सॉल्व, क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम को सही से डिफाइन नहीं किया, आप एंड पे गए और आपने सारी रिसर्च कर ली, उसके बाद आपको पता चला चाहिए हमारा कंक्लूजन निकला, जब आपने उसको अप्लाई किया तो आपने देखा इससे तो बेनिफिट हो ही नहीं रहा, उल्टा ये तो हमें कोई गलत चीज़ मिल गई, हमें इसका तो पता ही नहीं था, हमें ये चीज़ तो पता करनी ही नहीं थी, ठीक है। तो अगेन यू हैव टू गो बैक टू जीरो और फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज हाफ सॉल्व, क्योंकि अब उसका आधा मसला हल हो, क्योंकि प्रॉब्लम आपने डिफाइन कर ली कि इस मसले का हल ढूंढना है हमें, ठीक है। दिस इज इजी टू से देन टू डू। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। क्लाइंट मे नॉट एग्जैक्टली नो द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, दिस इज द रिसर्चर हु हैज टू डिफाइन इट, ठीक है। हमें क्लाइंट को नहीं पता कि उसको क्या प्रॉब्लम है, या हम अपनी कंपनी के, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम, अगर हमें पता ही होता तो हम रिसर्च क्यों करते, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको एक छोटी सी एग्जांपल समझाना चाहूँ, 100% शायद ये एक्यूरेट ना हो। आप एक टिकटिंग काउंटर पे गए हैं, ठीक है, फिल्म देखने लेट्स सपोज, या किसी भी जगह के ऊपर टिकटिंग काउंटर है। अब टिकटिंग काउंटर के ऊपर आपने नोटिस किया कि बहुत ज्यादा रश है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अब लंबी सारी लाइन के अंदर जब आप अपने काउंटर के ऊपर पहुंचे, या बैंक के अंदर जब हम जाते हैं कैश डिपॉजिट चेक वगैरह लेकर, तो पता ये चला कि आगे एक कैशियर बैठा है, ठीक है। अब आपने इससे एज्यूम कर लिया कि अगर यहाँ पर ज्यादा कैशियर्स हों तो ये स्पीड ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, एक कैशियर आपको कितने क्लाइंट्स को डील कर सकता है। लेकिन जब आपने रिसर्च की तो आपको पता चला, या आपने जब उसको ऑब्जर्व किया तो पता चला कि वो एक कैशियर उस लाइन को डील करने के लिए काफी था, लेकिन वो कैशियर भी बीच में अपना कोई काम कर रहा था, या कोई मूवी देख रहा था, या अपना काम नहीं चला रहा था, या फिर प्रॉब्लम उस कैशियर की थी ही नहीं कभी। वो कैशियर बहुत तेज काम कर सकता था, ये चेक टिकट इशू करना इज अ वेरी क्विक थिंग, लेट्स सपोज ये चेक को क्लियर करना इज अ वेरी क्विक थिंग, लेकिन उसके पास इशू क्या आता था, जब वो सिस्टम के ऊपर एंट्री करता था या करती थी तो वो सिस्टम हैंग हो जाता था। अब जब तक सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, टिकट प्रिंट नहीं करेगा, या चेक के ऊपर ओके नहीं करेगा, तो तब तक वो आगे नहीं चल सकता, इस वजह से लंबी लाइन लगी हुई थी। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। क्लाइंट आपको सिम्टम बता सकता है कि ये हमारे साथ हो रहा है, जैसे कि अब आपके पास जैसे डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है, वो बताता है कि मुझे टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर इज नॉट द प्रॉब्लम, इट्स अ सिम्टम। प्रॉब्लम क्या है, हाँ जी कफ है, लेट्स सपोज टेम्परेचर है, कफ है, ऑल दैट थिंग, तो बताओ कि आपका गला खराब है, आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है या आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो डॉक्टर ने आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। क्लाइंट आपको आके सिम्टम बताएगा, वो आपको आके प्रॉब्लम नहीं बताएगा। तो ये आपको चीज अंडरस्टैंड करनी होगी। Research should address the real problem, otherwise, the money spent on it will go to waste. The manager should discuss the situation or he or she is facing with the researcher. Both of them can have long and detailed discussions on the problem is until the problem is clearly identified and understood and defined. The researcher should translate the management problem into a research problem, and symptoms and problems should be differentiated. जैसे मैंने आपको बताया, symptoms are like tips of the iceberg, whereas problems may be deep down like iceberg itself. Definition of a problem may involve only discussion with the decision maker, but sometimes it involves interviews with other managers, employees, industry experts, analysis of secondary data, and occasionally focus groups. यूजुअली अगर आपको प्रॉब्लम को इस तरह की कॉम्प्लेक्स है तो आपको फोकस ग्रुप तक करना पड़ जाता है, जब हम फोकस ग्रुप करेंगे तो हम इसको जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन, एस्टैब्लिशिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज आवर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ये हमारी थर्ड चीज है कि हम अपने रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, अपना रिसर्च क्वेश्चन, अपना हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश कर लेना चाहते हैं।
क्योंकि अब हमने अगर प्रॉब्लम एक बार डिफाइन कर ली कि ये हमारी प्रॉब्लम है, तो अब हम अपना ऑब्जेक्टिव समझ लें कि हम इस रिसर्च से ये चीज अचीव करना चाहते हैं, ताकि हम इधर उधर की चीजें ना पता करें, पता चले हमने अपना असल ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं किया और हम जो बाकी इधर उधर की इन्फॉर्मेशन थी वो कलेक्ट करके आ गए। दैट वुड हैव नो रेलिवेंस टू आवर रिसर्च, आवर स्टडी, आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो उसके ऊपर सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम पहले ही अपना ऑब्जेक्टिव तक लें कि हम ये चीज आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, हम इस चीज के ऊपर फोकस करके काम करेंगे। So research objectives are information needed to solve the marketing problem. Research objectives are related to and determined by the problem definition. ठीक है कि प्रॉब्लम को जो आपने डिफाइन किया उसकी बेसिस के ऊपर अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लेंगे अब आप। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है कि ये रिसर्च क्वेश्चन है हम जिसका आंसर करने वाले हैं। दे मे आल्सो टेक द फॉर्म ऑफ अ रिसर्च हाइपोथेसिस। इसकी एग्जांपल अगर लेंगे कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। डिटरमिन द एवरेज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर आवर सर्विस, कि हमारी सर्विस की एवरेज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, ये हमने डिटरमिन करनी है। ठीक है, ये हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है। इसका अगर क्वेश्चन बना लीजिए तो ऐसा होगा, इज आवर सर्विस ऑफ एवरेज, बिलो एवरेज और अबव एवरेज फॉर आवर कस्टमर्स। अब ये क्वेश्चन फॉर्म में आ गया। ठीक है, या एक हाइपोथेसिस बनाया जाए, आवर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद आवर सर्विस। ठीक है, देन यू डिटरमिन द रिसर्च डिजाइन। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके बाद कि हम अपना रिसर्च डिजाइन जो है उसको स्टेब्लिश करना है। सो रिसर्च डिजाइन अब क्या चीज होती है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, हम उनको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं जब कि आप क्या क्वेश्चनर बनाएंगे, उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे। अगर आप कोई ऐसी रिसर्च करना चाह रहे हैं जिसके अंदर आप न्यू चीज के बारे में पता करना चाह रहे हैं, तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन देंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और आप उसमें से थीम जनरेट करें। अगर आप ऐसे काम करें जिसके अंदर आपके पास एक बेसिक फ्रेमवर्क है और आप उसके बारे में सिर्फ फर्दर इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, तो इस केस के अंदर आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी दे सकते हैं। सिमिलरली अब सैंपल क्या होगा, आपकी पॉपुलेशन क्या, उसके हिसाब से आपको एक सैंपल साइज डिटरमिन करना है, फिर सैंपल की सिलेक्शन किस तरह की जाएगी, किस तरह की रिसर्च का डिजाइन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगी, एक्सप्लोरेटरी होगी, इन तमाम चीजों को हमने फोकस करना है यहाँ पे। What is research design? A research design is a framework or a blueprint or to conduct a research project. जैसे कि एक घर बनाया जाता है तो उसका एक फ्रेमवर्क बनता है, जैसे हम बुनियादें बनाते हैं, या इंटरनेशनली जब वुड का घर बनता है तो उसका एक पहले वुडन फ्रेमवर्क बनता है, पूरे बीम्स और सारा सेटअप बनता है, और उसके ऊपर उसकी क्लैडिंग की जाती है, फिर उसकी वॉल्स और ये सारा कुछ बनाया जाता है उसके बाद। तो कोई भी चीज बनाने के लिए आप उसका एक फ्रेमवर्क, उसका एक स्ट्रक्चर जरूर बनाते हैं। ठीक है, तो फ्रेमवर्क या इवन नक्शा तो बनाते हैं ना, कम से कम तो एक ब्लूप्रिंट तो होता है ना। तो रिसर्च डिजाइन भी उसका ये एक ब्लूप्रिंट, एक फ्रेमवर्क है, और इसका पर्पस ये है कि वो रिसर्च के तमाम उन एस्पेक्ट्स को अडेयर करे जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपका डाटा ऑब्जेक्टिव होगा, जिसकी वजह से आपके डाटा के अंदर सर्विस मिलेगी। ओके, सो you need to identify that particular design or framework or blueprint. It is like an architect's plan to build a house. It provides detailed procedures for obtaining and analyzing the required information. It details out what is the nature and scope of the data, the instrument of data collection, how to test hypothesis if any, scaling procedures, sampling process, and the plan of data analysis. There are three basic research designs, ठीक है, exploratory, descriptive and casual या experimental। ठीक है, कॉजल जिसे हम कहते हैं ना, कॉजल या एक्सपेरिमेंटल। सो पहली ये क्या होती है, हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, दूसरी डिस्क्रिप्टिव होती है, और फिर कॉजल या हम एक्सपेरिमेंटल कहते हैं। इन तीनों को मैं डिफाइन कर देता हूँ। एक्सप्लोरेटरी डिजाइन के अंदर क्या होता है कि आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं एक ऐसे फिनोमिना को जो पहले किसी को नहीं पता, जो पहले किसी ने डिस्कवर नहीं किया, जो लिटिल नोन है, जिस पे किसी को कुछ नहीं पता, आप किसी से पूछने को कहते हैं यार पता नहीं, इसके बारे में देखना पड़ेगा कि क्या वजह है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये एक ऐसा फिनोमेना होता है, इसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है इन डिटेल, इसके ऊपर पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। So exploratory design suits those research projects where very little is known. New opportunities can be evaluated. It may help define the research problem or generate research questions or hypothesis. क्योंकि आप डिफाइन करना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम है क्या, अपना मसला आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। जैसे हमने अभी किया था कि वो टिकटिंग या बैंक के काउंटर के ऊपर पता ये चला कि वो वहां पीछे बैठे हुए बंदों की तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जो सिस्टम है वो स्लो है, वही जनरेट नहीं कर रहा। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम, नई कोई अपॉर्चुनिटीज, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देन कम्स द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, यहाँ पर बेसिकली आपके पास एक फिनोमिना है जो पता है, लेकिन अब आप उसको फर्दर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक्चुअली कितना ये इम्पैक्ट डालता है, कितना किस चीज से फर्क पड़ता है, कौन सा फैक्टर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ये उस केस में यूज होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन इज यूज्ड व्हेन रिसर्च फिनोमिना इज टू बी डिस्क्राइब्ड। It describes marketing variables. It answers what, who, why, how, when and where questions, ठीक है ना।
These types of questions or studies describe such things like customer attitudes, intentions, behaviors, number of competitors, you can say their strategies and their demographies or psychological characteristics of the customer. वो तमाम चीजें जो इफेक्ट कर सकती हैं डिसीजन मेकिंग को. Then descriptive studies are quite common in marketing research, you see, and they're quite frequently undertaken intentionally or internally भी की जाती हैं, externally भी की जाती हैं, and they are the you can say mainstay of marketing research, as they generally allow the marketing manager to draw inferences about their target market, customers, competitors, and other areas of concern. तो यूजुअली जो मार्केटिंग रिसर्च हो रही है वो डिस्क्रिप्टिव हो रही होती है, बिकॉज हमारे पास कुछ एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है, हम साइकोलॉजी से ले लेते हैं, इधर उधर से ले लेते हैं, और उस या किसी और ने पहले से किया था और हम उसकी बेसिस के ऊपर एक फर्दर अपनी मार्केट से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं. लास्टली कॉजल रिसर्च डिजाइन, ये जिसको हम एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं. बेसिकली यू कैन से ये, अगर आप इसको मैं समझाऊं तो ये जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं ना लैब्स के अंदर, इसको आप कॉजल या एक्सपेरिमेंटल कह सकते हैं. मतलब आप एनवायरनमेंट कंट्रोल करते हैं और फिर आप एक फैक्टर चेंज कर देते हैं. लाइक वो रैट्स के साथ एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, रैट के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो ये बाकी सारी चीजें ठीक हैं, सेम है, टेम्परेचर, लाइटिंग सब ठीक है, और एक फैक्टर आपने कंट्रोल कर दिया और अब देखा कि क्या फर्क पड़ता है, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आता है. इस तरह से ना एक एक फैक्टर करके निकोटिन दे के चेक करेंगे निकोटिन का क्या इम्पैक्ट होता है, किसी और ड्रग का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, किसी केमिकल का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी कोई एक सेंस ब्लॉक करके देखा कि जी इस चीज से क्या फर्क पड़ता है. तो इस तरह के एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है जिसके अंदर आप बेसिकली एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं, एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं या कर लेते हैं, और फिर उसकी वजह के ऊपर एक फैक्टर चेंज करके देखते हैं कि इसकी वजह से क्या फर्क है. इसे हम कॉन्टेक्स्ट रिसर्च डिजाइन कहते हैं. ऑल्दो यूज्ड ऑन अ लिमिटेड, ये मार्केटिंग में लिमिटेड स्केल के ऊपर यूज, क्योंकि हम कस्टमर को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे लिए एक मुश्किल आती है, हमारे यहाँ बड़ा कम यूज होता है. ठीक है, although used on a limited scale in marketing research, it allows the market researcher to isolate cause and effect. कि क्या cause था और उसका क्या effect हुआ. What is the effect of various marketing variables, says price or packaging or sales promotion methods on other variables like sales. ठीक है, तो ये देखने के लिए हम ये causal research कर सकते हैं. In other words, causal design allows us to determine causality or which variable is causing another variable to change. ठीक है, the variable which causes the change is called independent variable, and the one is called the one in which is changed is called the dependent variable. Then if the advertisement increases the sales, the former variable is independent and the latter is dependent. जैसे कि sales dependent है और advertisement independent, क्योंकि advertisement की वजह से sales increase हो रही है. Causal design involves experiments which are laid down to measure the change in the impendent and independent and dependent variables. These are other variables which affect relationship between independent and dependent variable, and that is either they affect independent variable or the dependent variable. Such variables are intervening or moderating variables and should be controlled by the researcher, which is rather difficult in marketing sense, if I say. The research has to determine which design is most appropriate for his or her research at hand. The design that will meet the objectives of the research and will bring maximum efficiency and accuracy of data should be selected by the researcher. Just give me a minute. So let's for example the type and source of data. Let's determine the type and source of data that we need to collect. हमें हमारे बेस्ड ऑन द रिसर्च डिजाइन, रिसर्च हमारी किस तरह की है, ऊपर मुझे तीनों टाइप से हमारा टाइप ऑफ सोर्स ऑफ डाटा चेंज हो सकता है. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू रिसर्चर इन मार्केटिंग रिसर्च. पहली है कि सेकेंडरी डेटा आप ले सकते हैं और दूसरी है कि प्राइमरी डेटा आप ले सकते हैं. Secondary data basically, as the name implies, is the information which is already been collected by some other purpose. And जैसे कि आप किसी मैगजीन से कोई और रिसर्च हुई थी वो ले लें, किसी ने अपनी रिसर्च की थी और उसकी रिपोर्ट पब्लिश कर दी, जैसे कई एजेंसीज करती हैं, वो रिसर्च करती हैं और उसकी रिपोर्ट अपनी पब्लिश कर देती हैं, और वहां से अगर आपको कोई डाटा मिल सकता है तो आप वो ले लेते हैं. ठीक है, दैट वुड बी अगेन सेकेंडरी सोर्स. कोई भी पब्लिश सोर्स है, कोई डेटाबेस है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक की अवेलेबल होती है, यूनाइटेड नेशंस की अवेलेबल है, कई कंपनीज हैं जो रिसर्च करके पब्लिक कर देती हैं.
तो वो सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर अवेलेबल है, सीरीज के ऊपर हो सकती है, इंटरनेट पे पड़ी हो सकती है, बुक्स में, encyclopedias में, देयर आर वेरी वेरियस सोर्सेज जहाँ पर ये डाटा अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। तो वहां से आप ये डाटा ले सकते हैं, और ये किसी और पर्पस के लिए, किसी और स्टडी के लिए की गई होती है, और इसका मकसद कुछ और होता है, तो इसका जरूरी नहीं कि आपसे 100% रेलिवेंट हो या आपके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे। लेकिन प्राइमरी रिसर्च वो होती है जिसके अंदर आपका डाटा आपकी ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से नए सिरे से कलेक्ट किया जाता है लोगों से, और उसको एनालाइज करके देखा जाता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उसके बारे में क्या पता चला, ठीक है। एक क्वेश्चनर हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकती है, ठीक है। So basically, secondary data, as the name implies, is the information which has already been collected from some other for some other purpose, and now it is being used for a secondary purpose. It is second-hand information, books, internet, CD-ROMs, databases, or big sources of secondary data for marketing research. Secondary data are quickly collected and are relatively inexpensive. It has a data fit problem and sometimes lacks integrity and authenticity. On the other hand, primary data are not readily available, तो ये आपको लेने कलेक्ट करना पड़ता है, इस पर टाइम लगता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी होगा। इसी वजह से प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड स्पेसिफिकली फॉर द स्टडी एट हैंड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द researchers team for this project. It is collected by questionnaire, interviews, observations, electronically or telephonically. In marketing research, both types of data are collected, but used primary data is perhaps more than the secondary data, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा हम ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर सेकेंडरी डेटा। नाउ एन इंपॉर्टेंट थिंग, इसी के अंदर डिजाइन के अंदर, डिजाइन और डाटा कलेक्शन के अंदर ही, सो सैंपल साइज की डिटर्मिनेशन, सैंपल साइज की डिटर्मिनेशन एंड सैंपल सिलेक्शन जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो कि एक रिसर्चर, मार्केटिंग रिसर्चर को फेस करना पड़ता है कि सैंपल साइज क्या होना चाहिए और हम सैंपल कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम बनाते हैं और फिर अपना सैंपल साइज सेलेक्ट करते हैं और फिर मेथड ऑफ सैम्पलिंग डिसाइड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। डिफरेंट है, रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स है, सिंपल इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स है, रैंडम सैम्पलिंग और फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके अंदर सिंपल रैंडम और रैंडम सैम्पलिंग और इस तरह की टेक्निक्स हैं। ये आगे आएंगे तो इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। मार्केट रिसर्चर्स मेक यूज ऑफ सैंपल्स व्हाइल डूइंग रिसर्च। अब हम सैंपल क्यों लेते हैं? बिकॉज हम सारी पॉपुलेशन को स्टडी कर नहीं सकते, दैट वुड बी अ सर्वे। जैसे कि पॉपुलेशन का सर्वे होता है, सेंसस होता है आफ्टर एवरी 10 और 20 ईयर जो भी होता है हमारा, तो वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर कुछ चीजों के अंदर आप सर्वे पॉपुलेशन का कर भी नहीं सकते। जैसे कि आपने बिस्किट की क्वालिटी चेक करनी है, अब अगर आप पूरी पॉपुलेशन का सैंपल करेंगे तो सारे बिस्किट आपको खा के चख के चेक करने पड़ेंगे कि हाँ ये ठीक है या नहीं है। या फिर बड़ी पॉपुलर रहेंगे इसके अंदर के, जैसे कि ये जो हमारे यहाँ पहलवान होते हैं, तो ये आलमंड्स वगैरह को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि आलमंड कड़वा है या मीठा है? तो बेसिकली एक बंदा उसको सब आलमंड्स को, जो उसकी एक निप वाली साइड होती है, वहां से बाइट करके टेस्ट करके देखता है कि ये कड़वा है ये मीठा है, और उसके बेसिस के ऊपर वो मीठे आलमंड सेपरेट करता है। सो दैट वुड बी इम्पॉसिबल टू सेल अगेन, यू सी, अगर इस तरह से किसी ने बाइट करके चेक किया तो उसको सेल करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो एक कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर पूरी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर आप पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट करेंगे। अगेन इट्स वेरी एक्सपेंसिव ना, आप हर यूनिट के पास डाटा कलेक्ट करें, हर बंदे से जाकर डाटा कलेक्ट, दैट इज इम्पॉसिबल, और वो हो सकता है आपसे रेलिवेंट भी ना हो, ठीक है। तो इसीलिए एक सैंपल बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरी पॉपुलेशन का। अगर आपने अच्छा सैंपल दिया है तो पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका मतलब मोर और लेस 90-95% चांस यही होता है। यूजुअली 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं, जो मतलब ये होता है कि 95% ऑफ टाइम ये जो रिजल्ट्स हैं यही पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम सैंपल ले लेते होते हैं। So samples are selected from the population. Population is the aggregate of all the units which have the data for the research. मतलब पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन, वो तमाम लोग जो कि आपका डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है। और सैंपल उसका एक पोर्शन होता है। Sample is a portion or subset of the population which the researcher selects to work with. This researcher collects data from the sample and draws conclusions about the characteristics of the population. Therefore, the sample should be representative. In sampling process, the researcher has to specify the sample frame, the size of the sample, and the method of selecting that sample. Sampling frame is like an up-to-date list of all the population elements from where the sample is to be
Selected size of the sample is to be determined by the researcher on the basis of various factors, including the precision of the data that he needs. जितना ज़्यादा precise चाहिए उतना बड़ा sample आप लेंगे. इस तरह से जो confidence interval है उसकी basis के ऊपर भी आपको अगर confidence ज़्यादा चाहिए तो आपको उतना बड़ा sample लेना होगा. Then the time कि कितनी जल्दी करना है तो उसकी बेसिस के ऊपर भी आपको डिटरमिन होगा कि अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप बहुत बड़ा सैंपल नहीं ले सकते. फिर आपकी बजट की रिक्वायरमेंट्स, अगर आप बहुत बड़ा सैंपल लेंगे तो आपको बजट एक्सीड हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी. सो आपको बजट की रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि आपके क्लाइंट की बजट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग सैंपल सेट करना है. आप 1 लाख का सैंपल कर लें लेकिन क्लाइंट का बजट ही उसकी परमिशन नहीं देता. अगर 5,000 के सैंपल से या 1,000 के सैंपल से या चंद 100 के सैंपल से वो की रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो आपको उसके अंदर 1 लाख का सैंपल क्यों लेना है, उसकी कॉस्ट ही जस्टिफाई नहीं होगी. Then method of selecting the sample are many. Primarily these methods are probability and non-probability sampling. Sampling इसके अंदर again फिर techniques आ जाती हैं, जैसे कि probability sampling के अंदर simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, ठीक है इस तरह से. और फिर इसी तरह से जो आपकी एक मैं इसके अंदर बोल रहा हूँ, और फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर स्नोबॉल सैम्पलिंग और इस तरह से रेफरेंस सैम्पलिंग और इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स उसके अंदर होती हैं. ठीक है, ये इनको हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर. फॉर डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट साइज ऑफ द सैंपल एंड द मेथड ऑफ सैम्पलिंग आर डिफरेंट, क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है, उसकी कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी टाइमिंग के ऊपर, उसकी एफिशिएंसी एक्यूरेसी के ऊपर कि आप किस तरह की सैम्पलिंग टेक्निक और क्या सैंपल लेंगे. Now the designing of data collection instrument, this is very important, क्योंकि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट सही से डिजाइन नहीं हुआ तो आपका जो डाटा कलेक्टेड है वो आपका सही नहीं होगा. उसकी रिलायबिलिटी, उसकी वैलिडिटी को एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आप क्वेश्चनर को इंश्योर करेंगे कि वो वही चीज मेजर करे जो वो मेजर करने के लिए आपने बनाया है, और वो बार बार कॉन्सिस्टेंटली उस चीज को सही से मेजर कर सके. मतलब ये नहीं कि एक रिस्पॉन्डर उसको किसी और तरह से समझे, दूसरा कुछ और समझे, तीसरा कुछ और समझे, और फिर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करे, जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करे, उसके क्वेश्चन जो है वो रेलेवेंट हो टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, जो उसके लिए कोई आंसर प्रोवाइड करें, इररेलेवेंट ना हो. Information is collected in marketing research, therefore the actual design of the data collection instrument or tool is actually critical to the success of the project. Even if the problem has been correctly identified and defined and a good research design has been selected, asking the wrong questions will destroy the usefulness of the research effort. Primary data are collected basically by the two methods: by asking questions or by observing questions are asked through questionnaires, which are either mailed or administered personally or by face-to-face interview. The questionnaires may also be transmitted electronically, for example, through email. Development and pre-testing of the questionnaire requires good communication and writing skills. For example, if you do not have a good communication or writing skill, then you cannot design a good questionnaire, because the questionnaires wording is very important. The questionnaires are structured and unstructured. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हम दोनों तरह से use, और again it would depend on the type of the study we are going to conduct. For example, for a purely qualitative study, it would be more like a structured questionnaire but open-ended, and in the case of a research where you just are defining things or getting data, more data on that, it could be a structured question which is closed-ended. And unstructured questionnaire usually use होता है जब आप कुछ चीज identify करने की कोशिश कर रहे हैं, when you're trying to identify something. For example, if there is a new problem and you just don't know how to deal with it, so in that case, the question will be unstructured because you don't know what question to ask. You'll just go through a focus group, and with the flow of the group, you'll just keep asking questions according to the situation. So जब आप कोई नई चीज आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, in that case we use unstructured questions. स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये है कि आपने पहले से क्वेश्चन की सीक्वेंस डिसाइड की हुई है, मतलब कि पहले ये पूछना है, फिर ये पूछना है, फिर ये पूछना है, फिर ये पूछना है. अनस्ट्रक्चर्ड आपको कोई सीक्वेंस तय नहीं है, आप बस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से और फिर चलते जाते हैं. जैसे एक आम टीवी इंटरव्यू होता है, एक सवाल आया, उसके बाद कोई चीज आई तो उसके ऊपर नया सवाल उसने खुद बना दिया इंटरव्यूअर. कुछ उसने स्ट्रक्चर लिखे भी होते हैं कि जो मैंने पूछने हैं, कुछ अगर वो ऑन द फ्लो विद द फ्लो जो भी इंटरव्यू का फ्लो होता है उसमें पूछ लेते हैं. सो इट्स समथिंग लाइक दैट. So structured questionnaire, which are also called closed-ended, have list of questions that have pre-specified answer choices. अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि structured questionnaire जो है वो closed-ended ही होगा हमेशा. Usually structured questionnaire अगर qualitative data चाहिए तो हो सकता है कि closed-ended ना हो, लेकिन usually closed-ended होते हैं, क्योंकि आप structured questionnaire तभी बनाते हैं जब आपको idea होता है कि आपने क्या पूछना है और उससे related क्या काम करना है, तो इसलिए closed-ended होता है. ठीक है, usually. अनस्ट्रक्चर्ड और उसके अंदर आप ऑप्शंस देते हैं. यूजुअली आप ये नहीं करते कि उसको ओपन एंडेड देते हैं.
Unstructured questionnaires, which are also called open-ended questionnaires, allow the respondents to answer in the way he or she likes. क्योंकि आप यहाँ पर कुछ डिस्कवर करेंगे तो आप यूजुअली अलाउ करते हैं रिस्पोंडेंट को, तो वो अपनी मर्जी से आंसर करे, आप यहाँ लिमिट नहीं करेंगे रिस्पोंडेंट को, ठीक है। Okay, we'll continue next time.